हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में ऊष्मागतिकी की, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा मेरा चैप्टर, तो ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो इसके नियम है, नियम बहुत ही छोटे से हैं एनसीईआरटी के सार संग्रह के हिसाब से, तो उनके बारे में यहाँ पर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ऊष्मागतिकी की। तो ऊष्मागतिकी में जो दो तीन नियम है उनको हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि वो है क्या। तो देखिए, ऊष्मागतिकी की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो ऊष्मीय आपकी ऊर्जा हुई, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो हुई आपकी, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में जो स्टडी होती है ना, उसके बारे में जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऊष्मागतिकी। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर पहले नियम की। पहले नियम में क्या बोला गया है कि सन 1850 में जूल तथा सन 1850 में जूल तथा रोलैंड आदि वैज्ञानिकों ने यांत्रिक ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में तुल्यता स्थापित की, जिसके अनुसार यदि यांत्रिक ऊर्जा अथवा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य उससे उत्पन्न ऊष्मा के तुल्य होता है। यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है आपका, ठीक है, क्या है, जो यांत्रिक ऊर्जा है, अगर उसको आप चेंज करते हो, है ना, यांत्रिक ऊर्जा, समझिएगा बात को, कि यांत्रिक ऊर्जा को अगर ऊष्मा में परिवर्तित किया जा रहा है, जो भी आपका मैकेनिकल आप लगा रहे हो उसको ऊष्मा में, हीट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो ऊष्मा के तुल्य होगा। जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसके तुल्य होगा। ये चीज यहाँ पर बोली गई है और इसी को ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको हम बोलते हैं। क्या? यांत्रिक ऊर्जा, बिल्कुल बेसिक भाषा, मैकेनिकल एनर्जी जो है आपकी, यांत्रिक ऊर्जा है, उससे आपने कोई चीज ऐसा बनाया जो कि हीट जनरेट करे, जो कि क्या करे, हीट जनरेट करे, ऊष्मा जनरेट करे। तो ऐसा आपने बना तो लिया। अब लेकिन क्या हुआ कि जैसे ऊष्मा जनरेट करने की बात हुई, तो जो ऊष्मा जनरेट हुई तो एक तरीके का वो कार्य ही हो रहा है। तो जो ऊष्मा जनरेट हुई है आपकी, वो क्या होगा, जो किया गया कार्य होगा, जितना भी मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा कार्य किया होगा, तो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी उसके तुल्य होगी। क्या होगी? उसके तुल्य होगी। ये चीज यहां पर बोला गया है पहले लॉ में। अब बात करें यदि हम कुछ और पॉइंट की, तो देखिए, यदि W यांत्रिक ऊर्जा से Q उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तो W बराबर Q हो जाएगा। यानी कि W को आपने मान लिया यांत्रिक ऊर्जा, Q को मान लिया हमने हीट, उसमें ऊर्जा, हीट एनर्जी मान लिया। तो जब ये दोनों अगर उत्पन्न होते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज बोला गया पहले में। अब ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो द्वितीय नियम को क्या हुआ है कि दो प्रकार में व्यक्त किया गया है। अब द्वितीय नियम है, उसको क्या किया, उसको भी दो प्रकार में यहां पर व्यक्त किया। अब उसमें पहला नियम जो है हमारे पास, पहला नियम है केल्विन का प्लांक का कथन। क्या है? केल्विन प्लांक का कथन। किसी भी ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में, किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन किए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। यानी केल्विन प्लांक के द्वारा बोला गया कि ऐसा कोई भी आप इंजन, कोई भी ऐसा मशीन आप नहीं बना सकते कि जो अपने एक साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी स्रोत से ऊर्जा को ले ले, ऊष्मा को ले ले और बिना कुछ परिवर्तन किए पूर्ण तरीके से उसको कार्य में बदल सके। है ना भाई, बनी सी बात है, कोई ऐसी मशीन है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी की बात कर लीजिए, जो भी आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, फिर उसको जो जलाया जाता है उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उससे हम कार्य करवाते हैं और गाड़ी चलती है। लेकिन वो पूर्ण तरीके से नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है हमारा। तो वो पूर्ण तरीके से 100% जितना ऊष्मा वो जो जनरेट हो रहा है, यानी कि जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल आपने डाला गाड़ी में, तो 100% वो आपको एफिशिएंसी नहीं देगा, 100% आपको एफिशिएंसी नहीं देगा। यही चीज बोली गई है। तो कोई भी ऐसा मशीन आप नहीं बना सकते कि उसमें पूरा जितना भी उसका
कार्य जो है वो बराबर हो जाए हीट के या हीट बराबर हो जाए कार्य के, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यही चीज किसने बोला है? ये बोला है केल्विन प्लांक के द्वारा बोला गया है। तो ये द्वितीय नियम का पहला कथन था। अब द्वितीय नियम का दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में यह बोला गया है कि ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है। देखिए क्या बोला है, कॉल्सियस का कथन है ये, अभी केल्विन का पढ़ा, अब हम कॉल्सियस की बात कर रहे हैं। ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में, साइक्लिक प्रोसेस में, बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। यानी कि वही बात की जा रही है कि कोई भी ऐसी मशीन आप नहीं बना सकते जो कि अपने एक साइक्लिक प्रोसेस में बाह्य ऊर्जा स्रोत के बिना, यानी कि बाहर की जो ऊर्जा है उसके स्रोत से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में पहुंचा सके। यानी कि जो ऊष्मा है अब उसको ठंडी से गर्म वस्तु में पहुंचाना है तो बाहरी आपको कोई ना कोई स्रोत लगेगा। ये चीज बोला गया है कॉल्सियस का कथन। क्यों? क्योंकि भाई बात वही है यहां पर कि ऊष्मा जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट सबसे गर्म है और ये सबसे ठंडी है, तो हमेशा गर्म चीज ठंडी की तरफ भागती है, गर्म चीज ठंडी की तरफ भागेगी, लेकिन ठंडी चीज गर्म की तरफ नहीं भागेगी। ठंडी चीज को आपको गर्म करना है तो कुछ ना कुछ बाहरी एनर्जी आपको उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये जो है यही चीज यहां पर बोला गया है कॉल्सियस के द्वारा कि अगर ठंडी चीज में आपको ऊष्मा देना है तो बिना बाहरी आप स्रोत के, ऊर्जा के स्रोत के बिना उसको गर्म नहीं कर सकते। यही चीज बोला गया है कॉल्सियस के द्वारा। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम की, बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या बोला जा रहा है। वह प्रक्रम जिसमें उत्क्रमित करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों के विपरीत दिशा में ज्यों के त्यों पुनरावृत्ति हो जाती है। यानी कि वही बात की जा रही है कि अगर आप रिवर्स कर देते हो किसी प्रोसेस को तो जैसा ही आपने रिवर्स किया तो जितने भी परिवर्तन वो विपरीत हुए ज्यों की त्यों वैसे ही हो जाए। तो ऐसा यहां पर बोला गया है इसमें। तथा प्रक्रम में भाग लेने वाला पदार्थ बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह प्रक्रम जो उत्क्रमित करने पर ठीक उन्हीं अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरता है जिनसे वे सीधे प्रक्रम में गुजरा था, तो अनुत्क्रमणीय प्रकरण कहलाता है। यानी कि वही चीज बात की गई कि कोई प्रोसेस है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, एक साइकिल ऐसी चल रही थी अब वो साइकिल ऐसे चलने लगे तो उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी, उसमें जो भी चीज था सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। बस जो भी पदार्थ उसमें भाग ले रहा है उसके बाहरी वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर ऐसा कोई फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या बोल जाते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। अब यहां पर थोड़ी सी और चीजें देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। वह निकाय जिसकी अवस्था को आयतन, दाब तथा ताप के पदों में व्यक्त किया जा सकता है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। वह निकाय जिसकी अवस्था को आयतन, दाब तथा ताप के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी निकाय है आपका जिसको आप आयतन में प्रयोग कर सकते हैं, दाब में, ताप में उसको व्यक्त कर सकते हैं, वही ऊष्मागतिकी निकाय कहलाएगा। एक सिस्टम कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। किसी सिस्टम को यानी किसी निकाय को दाब, आयतन व ताप में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जिस प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है उसको हम ऊष्मागतिकी प्रोसेस या ऊष्मागतिकी जो है प्रक्रम कहते हैं। कि वही चीज बात हुई ना कि आपको एक ठंडी वस्तु है और एक गर्म वस्तु है, तो गर्म वस्तु को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो नॉर्मली ठंडा हो जाएगा, लेकिन ठंडी वस्तु को ऐसे ही छोड़ने पर गर्म नहीं होगा, उसको बाहरी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा जिससे कि वो उसको हीट मिले। तो वही है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप इसको ले जा रहे हो ताप के मामले में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्मागतिकी प्रोसेस या फिर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इसको कहते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जो है क्विक फैक्ट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने इसको नहीं बताया, जो एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को मिली हैं वो मैंने यहाँ पर बताया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।